लीजिए, एक बार फिर से आ गई है दिवाली और इस बार दिवाली पर फिर से मूड माहौल इसी बात को लेकर चिंता में कि कहीं ऐसा तो नहीं पिछली दिवाली से इस दिवाली तक पैसे नहीं बने, आगे भी नहीं बनेंगे। लेकिन इस बार पिछले बार के मुकाबले उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बाज़ार ने कमाई करके दी नहीं है और दूसरा ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती दिख रही है जो कहीं न कहीं ये इशारा कर रही है कि ये दिवाली पैसा कमाने के बजाय पैसा लगाने का समय ज़्यादा है। लेकिन क्या वाकई में ये सही समय है पैसा लगाने का? क्या ये दिवाली वाकई में आपके लिए वेल्थ बनाने वाली दिवाली होगी? और आने वाला एक साल किस तरह का रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स और बाज़ार के लिहाज से? आइए, हमारी खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। इकोनॉमी दमदार, दिवाली शानदार। आइए, भारतीय इकोनॉमी के दमदार प्रदर्शन के चलते हुए इस बार दिवाली का मूड माहौल थोड़ा सुधरने के संकेत आ रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार और कोटक म्यूचुअल फंड के हज़ारों लाखों जो बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं और आपकी पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए बहुत मंगलमय हो, समृद्धिशाली हो, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल भाई, एंड आपको, आपके परिवार को और जी बिजनेस के सभी श्रोताजनों को वेरी शुभ दीपावली। बिल्कुल, और इस दिवाली पे मैं आपके लिए पर्सनली भी एक ये विश करना चाहता हूँ कि हमेशा आपके चेहरे पर इसी तरह की मुस्कुराहट बनी रहे। बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे, पैसे भी बन जाएंगे, वेल्थ भी बन जाएगी, बस आप प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। क्या लग रहा है ये दिवाली वाकई में फिर से लोगों को थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका दे रही है? डेफिनेटली अनिल भाई, एक सरकार ने लोगों की जेब में पैसा रखा है। जो टैक्स पेयर्स थे उनको इनकम टैक्स की रिबेट के जरिए 1 लाख करोड़ प्रति साल मिलेगा। जो कंज्यूमर्स थे उनको जीएसटी रिबेट के थ्रू बॉटम ऑफ पिरामिड में इस साल 96,000, अगले साल तकरीबन 2 लाख करोड़ मिलेगा। आपकी और मेरी जेब से थोड़ा पैसा वो लेके जाएंगे इस साल, बट हमारे कंजम्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्याज के दरों में कटौती हुई तो तकरीबन 90,000 से 1 लाख करोड़ का पैसा बोरोवर्स की जेब में जाएगा। गेमिंग बंद कर दी तो जो 1 लाख करोड़ वहाँ पे खर्चा होता था, अब सही रास्तों पे उसका उपयोग होगा। और फिर अगले साल 2027 में 8th पे कमीशन आने वाला है जी, तो वो सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसा रखेगा। मेरे हिसाब से प्रति साल 6 से 7 लाख करोड़ रुपया कंज्यूमर्स, बोरोवर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, टैक्स पेयर्स, स्पेक्यूलेटर्स, इनकी जेब में सरकार आरबीआई रख रही है। तो अब वो पैसा डेफिनेटली खर्चा होगा, इसलिए दिवाली शानदार होने की उम्मीदें काफ़ी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल कैलकुलेशन करके कहा 6-7 लाख करोड़ रुपए आराम से सिस्टम में ऐसे हैं जो खर्च करने के लिए तैयार है, या तो खर्च होंगे या इन्वेस्ट होंगे, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो लोकल फंड्स में जिस तरह का पैसा आया है पूरे साल भर और अभी भी नए रिकॉर्ड बने हैं सितंबर महीने के जो आंकड़े आए, कहीं भी लोकल इन्वेस्टर्स स्पेशली म्यूचुअल फंड के जरिए जो पैसा लगा रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस मार्केट पर पूरा भरोसा बरकरार है? निवेशकों का कॉन्फिडेंस बरकरार है, वो पैसे लगा रहे हैं। बट एक टग ऑफ वॉर चल रही है अनिल भाई। एक बाजू एफपीआई है और प्रमोटर हैं, दूसरी बाजू रिटेल निवेशक और म्यूचुअल फंड है। एफपीआई कह रहा है कि यूएस टैरिफ की वजह से आपकी इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट है। पिछले 6 क्वार्टर से आपने सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है, आपका वैल्यूएशन गांव से महंगा है और दूसरे मार्केट के सामने आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। उनकी सेलिंग लगातार जारी है। वो शायद हमारे मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देशी निवेशक हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, बट हमारी अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी तो बरकरार है। 1-2 क्वार्टर अभी भी सिंगल डिजिट रहेगा, बट अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ आ सकता है। सरकार जो कदम उठा रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने का, उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में और इकोनॉमी में दिखेगा। और आप बेच रहे वो पक्का है, लेकिन जब आप खरीदने आएगे तो किस दाम पे मिलेगा।
तो एक टग ऑफ वॉर है, रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड एक साइड, डोमेस्टिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और प्रमोटर अदर साइड। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में तो मार्केट ऊपर नीचे चढ़ता रहेगा, लेकिन अगली दिवाली तक यहाँ पे निवेशकों को मॉडरेट रिटर्न मिलने की उम्मीद है। मॉडरेट रिटर्न मतलब? अब हमारी मार्केट का अनिल भाई वैल्यूएशन री रेटिंग तो होगा नहीं, ऑलरेडी दुनिया से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, तो जितनी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी उसी के आसपास रिटर्न आएगा। अर्निंग्स ग्रोथ मोटा मोटा लो डबल डिजिट के आसपास आना चाहिए, उस प्रकार का रिटर्न अगली दिवाली तक स्टॉक मार्केट में मिलने की उम्मीद है। एक और चीज़ जो दिख रही है, एक तरफ जहाँ डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, लोकल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, वहीं अगर कहीं बढ़िया आइडिया है, कुछ अच्छे आईपीओस हैं जहाँ पर लोग दिल खोलकर पैसा डाल रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं इस बाज़ार में भी। क्या बताते हैं ये आंकड़े? क्या अगर वाकई में कंपनियां अच्छी कमाई करें, कंपनियों का मैनेजमेंट अच्छा है, तो भारत में पैसे की कमी नहीं है? एक अनिल भाई जो आपने कहा वो सत्य है कि लोगों को विश्वास है कि नए नए प्रकार की जो कंपनी लिस्टिंग होने के लिए आ रही है वो ग्रो करेगी और इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ खड़ी करेगी। बट जहाँ तक ये प्रकार की सोच बहुमत में है, एक लघुमती सोच भी है। वो सोच ये मानती है कि आईपीओ में अप्लाई करिए, लिस्टिंग में हमेशा पैसा बनेगा, तो वो गलत सोच है। अब कितने आईपीओ ऐसे हैं जो लिस्टिंग के समय आईपीओ प्राइस से नीचे खुले हैं। तो जब भी आप निवेश करिए सोच समझ के निवेश करिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आईपीओ है तो हमेशा लिस्टिंग उससे ऊपर होगी। बिल्कुल ठीक बात। बाकी समस्याएं ठीक है, एक ही चिंता अभी शायद जो बची है हमारे लिए बड़ी, वो है कि कंपनियों की कमाई कब लौटेगी। क्या लगता है आपको, अब ये समय आ रहा है इस दिवाली के बाद जब हमारी कंपनियों के नतीजे सुधरना शुरू हो जाएंगे और जो एक चिंता आखिरी बची है एफआईज की तरफ से वो भी दूर होगी? अनिल भाई, नतीजे तो उम्मीद के अनुसार ही आ रहे हैं या उसके आसपास आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट हो गई है, उसकी निराशा है। अब आने वाले समय में जो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर है, जैसे ऑटोमोबाइल में अगर आप देखें तो धड़ल्ले से गाड़ी बिक रही है, अब उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो अर्निंग्स ग्रोथ में आ जाएगी। तो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर मेरे हिसाब से अगर सितंबर नहीं तो दिसंबर क्वार्टर से फेस्टिवल सीजन के चलते हुए अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखा देंगे डबल डिजिट में। FY 27 में मुझे लगता है कि ब्रॉड मार्केट डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ पहुंच जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र में भी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ अगले साल आएगा ऐसा लगता है। एक सेक्टर जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर उतना विश्वास नहीं आ रहा वो IT सेक्टर है। वहां पे ऑर्डर्स आएंगे, वॉल्यूम एक्सपांड होगा, ग्रोथ आएगा नहीं आएगा ये अभी भी थोड़ा डाउटफुल है। अच्छा, एक चीज़ और है जो जिसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारे बाजार समय रहे दबे रहे थोड़े से, वो अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर। क्या लग रहा है सर, अब हम जल्दी उसके समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं या थोड़ा इसका असर लंबा पड़ सकता है हमारे बाजारों पर? अनिल भाई, अगर निगोशिएशन दो देशों के बीच में होता, दो टीम के बीच में होता, तो आप अनुमान लगा सकते कब होगा। बट ये तो एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, और उनके बारे में तो हिंदी फिल्म का डायलॉग मशहूर है, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो वो जब डिसाइड करेंगे तब टैरिफ डील हो पाएगी। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भारत और अमेरिका के समान है, तो कहीं ना कहीं टैरिफ डील हो जाएगी, बट कब होगी ये अनुमान लगाना मुश्किल है। देखो, सोने में तेजी होने में एक तरफ मतलब वो बड़ा मुश्किल वाला मामला है। एक तरफ तो ऐसा लगता है खुशी होती है कि सोना सबके पास है, चलो मेरे सोने के दाम बढ़ गए, लेकिन उतना ही दुख भी होता है और लेना था हमें रह गया। अभी भी क्या इस दिवाली पर, इस धनतेरस पे सोना खरीदना चाहिए? अनडाउटेबली यस, बट खरीदते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखिए जी। एक, ये सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से सोने के दामों में अभूतपूर्व तेजी आई है, तो हर महीने आपको देखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं। अगर वो बेच रहे हैं तो दाम नीचे गिरेंगे, फिर आपको डिसाइड करना है कि आप उस गिरते दाम को सहन कर सकते हैं कि नहीं।
जब सेंट्रल बैंकर्स ने 80 के दशक में सोना बेचना चालू किया था तो $800 का सोना $200 तक पहुंचा था। 800 से 200। 800 से 200। अब इस प्रकार का करेक्शन आने की हमारी कोई उम्मीद नहीं है। हमें अभी भी लगता है कि सेंट्रल बैंकर सोना खरीदते रहेंगे। अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है, चाइना के पास 2300 टन सोना है। चाइना का रिजर्व $3 ट्रिलियन के ऊपर है, उसका सोने का लोकेशन 5% के नीचे है। अमेरिका 70% सोने में रख के बैठा है। तो हमें तो यही प्रेयर करनी पड़ेगी कि चाइना भी अमेरिका की तरह अलोकेशन गोल्ड में करे, उस लेवल पे पहुँचे तो दाम कहीं के कहीं पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़ सोने में ये देखना पड़ेगा कि जैसे लैब ग्रोन डायमंड से नेचुरल डायमंड के दाम पे इम्पैक्ट हुई, वैसे मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड से नेचुरल गोल्ड के दाम पे इम्पैक्ट नहीं पहुँचे। आज तो किसी के पास पारसमणि नहीं है, कोई किंग मिडास जिंदा नहीं है, लेकिन 2 टेक्नोलॉजी है जहाँ पे शायद कुछ हो सकता है। एक स्विट्ज़रलैंड सर्न में उन्होंने लीड से सोना बनाया, कुछ नैनोग्राम, कुछ नैनो सेकेंड और अनस्टेबल। तो ये टेक्नोलॉजी से तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एक टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग है। एक अमेरिकन स्टार्टअप ने न्यूक्लियर फ्यूजन से मर्क्यूरी से सोना बनाया, ऐसा दावा किया है। अच्छा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है आने वाले 5, 10, 15 सालों में रियलिटी बन जाए। तो टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखिए, सेंट्रल बैंक एक्टिविटी पे ध्यान रखिए। और तीसरी चीज़, अगर आपको फिजिकल सोना खरीदना है तो कई बार प्रीमियम देना पड़ता है, कई बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। 1-5 ग्राम के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, आप उसकी जगह पे गोल्ड ETF को देख सकते हैं। लेकिन आपने तो सिल्वर ETF में अभी पैसा लेना बंद भी किया है, राइट? Yes. गोल्ड और सिल्वर दोनों ETF है कोटक म्यूचुअल फंड के पास। Yes. तो अनिल भाई, मतलब ये ट्रिकी डिसीजन था। वी आर बुलिश गोल्ड, वी आर बुलिश सिल्वर, एंड हमने सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में पैसा लेना बंद किया। अब फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज है, तो उस वजह से फिजिकल सिल्वर 10% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। अब हमारा जो कोटक सिल्वर ETF है उसको तो मैं बंद नहीं कर सकता, वो लिस्टेड सिक्योरिटी है। बट उसमें जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं हो वो कोटक सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड से निवेश कर सकते थे। मुझे ये उचित नहीं लगा कि मैं लोगों से 10% प्रीमियम पे पैसे लूं और उस फंड में ETF में निवेश करूं। अगर आपको चांदी लेनी है तो आप फ्यूचर्स मार्केट में खरीद सकते हैं। फ्यूचर्स मार्केट इंपोर्ट पैरिटी प्राइस पे तकरीबन 8-10% नीचे ट्रेड हो रही है। तो मुझे ये उचित नहीं लगा कि हम अपने निवेशकों को 10% प्रीमियम पे एंट्री कराएं। उनके पास और ऑप्शंस है, सिल्वर ETF है, अगर प्रीमियम देना चाहें, अगर प्रीमियम नहीं देना चाहें, जिस दिन ये प्रीमियम नॉर्मलाइज हो जाएगा उस दिन हम फंड ऑफ फंड वापस ओपन कर देंगे। हमारा व्यू सिल्वर पे अभी भी बुलिश है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है और शायद सेंट्रल बैंक सिल्वर खरीदने उतरे, ऐसा लगता है। आपने कहा इक्विटी में सिंगल हाई डिजिट रिटर्न्स बनेंगे, डेट में कितना, क्या लगता है आपको कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक फिक्स इनकम डेट में भी पैसा बनेगा? फिक्स्ड इनकम में भी पैसा ज़रूर बनेगा, बिकॉज अब ब्याज की दरें थोड़ी थोड़ी नीचे जाएगी ऐसा लगता है। RBI ने दरवाजे खोले हैं ब्याज की दरों में कटौती करने के। फेड की तो इतनी पिटाई हो रही है कि बेचारे को रेट काटने ही पड़ेंगे। तो ओवरऑल ब्याज की दरें नीचे जाएगी, उस वजह से आपको डेट में भी अच्छा रिटर्न छूटेगा, मिड सिंगल डिजिट मान लीजिए। इक्विटी में कहाँ आपको लगता है कि अच्छा पैसा बन सकता है? क्या कुछ ऐसी थीम्स हैं जो कमाल कर सकती हैं? कल मैं प्रशांत जैन के साथ बैठा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक समय था आज से 5-7 साल पहले कि HUL 70 के पी था और HAL 10 के पी पे था। आज ये हाल हो गया है कि HAL 40 के पी पे है, HUL भी 40 के पी पे है। तो जो एक डाइवर्जन था पी रेशो में अलग अलग कंपनियों में, वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के आसपास आ गया है। तो यहाँ से जो आपको निवेश में रिटर्न मिलेगा वो अर्निंग्स ग्रोथ के अनुसार मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ पे आएगा? एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का है। जब ब्याज के दरों में कटौती होती है तो आपके लोन रेट्स इमीडिएटली कम होते हैं, डिपॉजिट रेट को समय लगता है।
तो अगले साल से डिपॉजिट और लोन रेट में इक्विलिब्रियम बैठ जाएगा, तो बैंकों की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा कंज्यूमर रिलेटेड है, लोगों की जेब में पैसा है, जाहिर है कि वो थोड़ा खर्चा करेंगे, रोटी कपड़ा पे शायद कम करे, ट्रैवल, टूरिज्म, हेल्थ केयर, होम इम्प्रूवमेंट, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो इस क्षेत्र में भी आप निवेश कर सकते हैं। एफआईज की तरफ से जो बिकवाली चल रही है, कब और कैसे रुकेगी? क्या किस चीज़ का इनको इंतज़ार है कि भाई हाँ, हमें भारत में ये दिख जाए तो अब बेचना बंद करें? सो दो चीज़ें चाहिए, एक हमारी लाइन बड़ी हो। अगर 6 क्वार्टर से सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ हैं तो जाहिर है कि वो लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। अब जैसे हमारी अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंचेगी, उनका इंटरेस्ट वापस आ सकता है। दूसरी है कि दूसरों की लाइन छोटी हो तो अपनी लाइन और बड़ी दिखती है, एंड पिछले 10-15 सालों में दूसरों की लाइन छोटी रही। चाइना का अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन पिछले 10 सालों में 12% के आसपास है, उसी समय में हमारा अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन 180% रहा ना। मैं चाइनीज़ नंबर रेनमिनबी में और इंडियन नंबर रुपी में कहता हूँ तो ये एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन है, बट 12 वर्सेस 180 गैप इज़ वेरी वेरी वाइड। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे हमारी अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ेगी और बाकी लोगों की कम हो जाएगी या एवरेज हो जाएगी, तो अपने आप एफपीआई का निवेश यहाँ पे आ सकता है। अल्टीमेटली स्टॉक के एक ही ड्राइवर है, स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर। तो अर्निंग्स बढ़ेगी तो निवेशक अपने आप ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। वैसे तो अननोन रिस्क तो पता नहीं कब कुछ हो जाए, लेकिन अगले 1 साल के लिए मार्केट के नॉन रिस्क क्या खतरे हो सकते हैं? सो सबसे बड़ा रिस्क अनिल भाई जियोपॉलिटिकल है। इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर अभी भी रुका हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। रशिया यूक्रेन चालू है, इज़राइल हमास पीस ट्रीटी हुई है, देखना पड़ेगा क्या होता है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क एक बहुत है। ग्लोबल ग्रोथ तब हुआ जब लोगों ने प्रोटेक्शनिज्म छोड़ के ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। जहाँ माल सस्ता बना वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे पहुँचाया। अब ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्शनिज्म को जगह दे रहा है। तो प्रोटेक्शनिज्म एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क एक साइड है। दूसरा हमारा रिस्क है अपने एंटरप्रेन्योर को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देने का। आज भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर काफ़ी कंप्लायंस रेगुलेशन बर्डन है। एक इंस्पेक्टर राज आज भी हमारे देश में चल रहा है। इंस्पेक्टर आके किसी भी कानून के तहत आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे अपने एंटरप्रेन्योर को वो सुविधा दें, वो सपोर्ट करे कि उसे कंप्लायंस बर्डन न लगे, कंप्लायंस एसेंशियल लगे और वो बिजनेस पे फोकस कर सके। अभी मतलब एक हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है डी मुथु कृष्णन करके, उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो मैं कोट करता हूँ। बीरा 91 करके एक क्राफ्ट बियर वाली कंपनी थी, उनका नाम था XYZ प्राइवेट लिमिटेड। फिर उन्होंने IPO करने के लिए उस कंपनी का नाम बदला और प्राइवेट निकाल दिया। अब ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट उतने चेंज में उनके जो लाइसेंस थे, रजिस्ट्रेशन थे, वो सब चले गए। कंपनी जो अच्छी तरह से चल रही थी वो रुक गई। तो इस प्रकार की असुविधा अपने एंटरप्रेन्योर को नहीं होनी चाहिए। आप धंधे पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें सरकार आपको सपोर्ट कर देगी। तो आप थोड़े से कोशियसली बुलिश हैं मार्केट पे। क्या लगता है नीलेश भाई, इस साल दिवाली से पहले 20,000 या पहले 30,000 निफ्टी? सी टग ऑफ वॉर है। अगर एफपीआई ने हमारे मन में डर पैदा कर दिया तो जो डर गया वो मर गया, और अगर हमने एफपीआई के मन में फोमो पैदा कर दिया कि भाई ये ट्रेन जब चलेगी तो बैठने की जगह कहाँ मिलेगी, बैठने की चोट पकड़ने की, अंदर आने की जगह नहीं मिलेगी, अगर हमने उनके मन में फोमो कर दिया तो अपसाइड है। टग ऑफ वॉर है। बिल्कुल। एक और ग्लोबल सेक्टर्स हैं, IT, फार्मा, मेटल। दूसरी और हमारे अपने सेक्टर्स जिसमें PSU से लेकर बैंक से लेकर NBFC से लेकर FMCG। पैसा ज़्यादा कहाँ बनेगा? सो मेटल में अनिल भाई लगता है कि इस बार वीक डॉलर की वजह से एक अप्रिशिएशन या
प्राइस राइज देख सकते हैं। मेटल बहुत ही लेवरेज बिजनेस है, दाम बढ़ते हैं तो डिमांड कम भी होती है, बट एक मौका आपको मेटल सेक्टर में मिल सकता है बिकॉज ऑफ दी वीकर डॉलर। जी, अब ये 3 महीना 6 महीने का ट्रेड है या 12 महीने का, वो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग मेटल शुड डू वेल ऑन द ग्लोबल साइड। लोकल इकोनॉमी हरफन मौला इकोनॉमी है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, सरकार रिफॉर्म्स को पुश कर रही है, तो डोमेस्टिक साइड के ऊपर आप वैल्यूएशन देख के कंज्यूमर रिलेटेड क्षेत्र में निवेश करेंगे तो अगली दिवाली तक वहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखता है। अगली दिवाली पर ट्रंप अभी से ज़्यादा मजबूत होंगे या कमज़ोर? नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होंगे एंड आज ये कहना मुश्किल है। जैसे इलॉन मस्क ने कहा था कि मैं 2-3 निकाल लूँ तो आई कैन बिकम द किंग मेकर। वहाँ पे 50-50 तकरीबन होती है, कभी 49, कभी 51, कभी 51, कभी 49। अगर आप उसमें से 2-3 सीट निकाल दो तो एक ग्रिड लॉक या डेड लॉक पैदा हो जाएगा। सो माई फीलिंग इज दैट इट्स टू अर्ली टू से, बट वील हैव टू सी हाउ द मिड टर्म इलेक्शन पैंस आउट। जनरली देखा है कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद अगर आप मेजॉरिटी खो देते हैं और ट्रंप साहब के पास आज दोनों मेजॉरिटी है, सेनेट और हाउस की, तो फिर आपके पास उतना पावर नहीं रहता जितने मिड टर्म इलेक्शन के पहले होता है। अमेरिका में एआई का बबल बनेगा या फूटेगा? कहना मुश्किल है। कॉमन सेंस यही कहती है कि टेक्नोलॉजी की भी साइकिल आती है। जब मोटर कार आई तो घोड़ों को तो रिप्लेस कर दिया, 200 से ज़्यादा मोटर कार कंपनी खड़ी हो गई, बट फाइनली 2 या 3 बची। जी, भारत में हमने एनबीएफसी क्षेत्र में वो देखा था, 2-3 हज़ार एनबीएफसी खड़ी हो गई, सब हायर परचेस लीजिंग कर रहे थे, फाइनली 2 या 3 बची। सो ये एक साइकिल तो आती है टेक्नोलॉजी में। अब एआई बबल बनेगा या फूटेगा ये कहना मुश्किल है, बट ये बात तय है कि अगर आपने एआई को अडॉप्ट नहीं किया तो आप जरूर फूट जाएंगे। एफआईज भारी पड़ेंगे या लोकल इन्वेस्टर्स? टग ऑफ वॉर में मेरा अनुमान है कि लोकल इन्वेस्टर्स भारी पड़ेंगे, हम ये वॉर जीतेंगे। आखिरी सवाल, अगली दिवाली पर कोटक म्यूचुअल फंड का एयूएम कितना होगा? नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 75 लाख है, वो 1 करोड़ तक पहुंच जाए तो बहुत खुशी होगी। बिल्कुल ज़रूर होंगे और उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप निवेशकों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए इतनी वेल्थ बनाने का काम इतने सालों से कर रहे हैं, आई एम श्योर अगली दिवाली कोटक म्यूचुअल फंड के लिए, आपके लिए इससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा वेल्थ बनाने वाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई समय देने के लिए और हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सबको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।